Assalamu alaikum dear student teachers, parents and friends. It's me Nisar Shirpao and face my profession. Our today's topic is another application of the Gauss law. हमारा जो आज का एप्लीकेशन है गॉस लॉ के हवाले से वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। ठीक है, मतलब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। हम उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेटेड नाउ। तो ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये एक ये है और एक ये है। ये प्लेट जो है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये दूसरा जो प्लेट है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास d है और हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इधर हमने थोड़ा सा थ्योरी लिखा है, लेट D बी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के प्लेट्स का जो आपस में सेपरेशन है वो हमारे पास कितना है, d। अच्छा, जो ही हमने स्विच ऑन कर दिया तो इस पे चार्जेस स्टोर हुई। यहाँ ये इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चार्ज इक्वली एंड अपोजिटली, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और ये भी नोट कीजिएगा कि इस प्लेट पे और इस प्लेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर होंगे। यानी मतलब अगर यहाँ पे 100 चार्जेस है तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे 100 और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे 100। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे नेट चार्ज आ जाएगा 0। इसलिए किसी भी कैपेसिटर पे नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। क्लियरली। सेकंड जो पॉइंट है, द चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। और ये भी नोट कीजिएगा, अगर ये हमारे पास प्लेट है और इस पे चार्ज स्टोर होते हैं तो ये इस फेस पे, नीचे वाले फेस पे स्टोर होंगे, इस फेस पे। और ये जो नीचे वाला प्लेट है इसके ऊपर फेस पे, अपर फेस पे, और इसके लोअर फेस पे। बिटवीन मतलब जो फेस टू फेस सरफेसेस है चार्जेस उसी पे स्टोर होंगे। और ये कैसे, ये वजह ये है कि अगर इस प्लेट को हम हटा दें, इसको हम हटा दें तो फिर क्या होगा, ये चार्जेस जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लोअर फेस पे भी और अपर फेस पे भी। लेकिन जब हमने इस प्लेट को रख दिया तो अब ये प्लेट जो है ये आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि इस प्लेट पे इस सेकंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि ये चार्जेस सारे जो है इनर फेस पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर लिखते हैं, ये अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड प्लेट है और इस पर हम चार्जेस छोड़ दें तो ये चार्जेस इक्वली जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कंडक्टर पे, कंडक्टिंग प्लेट पे। लेकिन अगर हम इधर एक और प्लेट लेके आए और वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो तो नोट कीजिएगा कि ये सारे जो चार्जेस जो आउटर फेस पे हैं ये फ्रंट फेस पे आ जाएंगे इधर। तो यही वजह है कि प्लेट के कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं उस पर जब चार्जेस रिजाइड करेंगे तो ये इनर फेस पे, इस फेस पे और इस फेस पे। दूसरी जो आउटर फेसेस है उस पर चार्जेस स्टोर नहीं होंगे। इसलिए इस प्लेट का जो यहाँ पे चार्जेस है, इस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर में से पास नहीं होती। और इसका जो इस साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है। अच्छा, द चार्जेस ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द इनर फेसेस ऑफ द प्लेट्स। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द आउटर फेसेस ऑफ द प्लेट इज 0। और प्लेट के आउटर जो फेसेस है यहाँ इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, 0।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि चार्ज जो है वो इनर फेस पे है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से पास नहीं होता कंडक्टर में से। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमेशा के लिए इस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव, इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में ये पॉइंट है, द प्लेट्स वी ड्रा ए गाशियन सरफेस। हमने क्या करना, गाशियन लॉ को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, गाशियन सरफेस, और ये इस लॉ के लिए लाजमी एजम्पशन है, यानी जब भी आप गास लॉ यूज़ करेंगे तो आपने गाशियन सरफेस को ड्रा करना है, ठीक है। और एक पॉइंट और भी नोट कीजिएगा कि देयर इज़ नो यूनिक गाशियन सरफेस फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्लियर हुई। तो इसलिए ये गास लॉ की जो है वो लिमिटेशन भी है कि गास लॉ जो है वो एक ही गाशियन सरफेस के ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो, अगर यूनिफॉर्म सरफेस हो, ठीक है, या स्फेरिकल हो, तो इसके लिए हमने अलग अलग से गाशियन सरफेस को ड्रा करना पड़ता है। यहाँ पे हमने किस किस्म का गाशियन सरफेस ड्रा करना पड़ रहा है, वो है वी ड्रा द गाशियन सरफेस इन शेप ऑफ क्यूब। ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, ये क्यूब यहाँ से होता हुआ इस पॉजिटिव प्लेट में से निकलता हुआ ऊपर की तरफ इधर यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट गाशियन सरफेस के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि सिमेट्री होना चाहिए, मतलब है गाशियन सरफेस का जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है ये इस प्लेट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, in the shape of the cube that symmetrically pierced, pierce means penetrate, निकलता हुआ यहाँ से, through the positive plate which with point P at the bottom face, और ये पॉइंट जो है हमेशा के लिए गाशियन सरफेस भी रहेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस। नाउ अब हम लिखेंगे कि इस गाशियन सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस, गाशियन सरफेस वो क्या है। देखिए अब गाशियन सरफेस की तरफ अगर आप मुतवज्जे हो जाए तो ये एक क्यूब है और क्यूब के 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, मतलब 6 फेसेस होते हैं। इसमें 2 फेसेस जो है वो इस प्लेट और इस प्लेट के साथ पैरेलल हैं, ठीक है, 2। बाकी 4 साइड्स, एक ये वर्टिकल और ये 2 वर्टिकल, मतलब 4 फेसेस जो है इस गाशियन सरफेस के वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये पैरेलल है, फेस पैरेलल है, ठीक है। क्लियर हुई बात। और इस फेस से ये जो हमारे पास फेस है ये इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस तरह, ठीक है। और इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो इसलिए टोटल फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस वो सिर्फ़ और सिर्फ इस फेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो वर्टिकल साइड्स है उस वर्टिकल साइड्स में से कोई फील्ड लाइन जो है वो नहीं गुजरता, इसलिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाशियन सरफेस इज the flux through top face
इज़ 0, तो टॉप फेज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है हमारे पास 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे 0 है। 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक। दूसरी, द फ्लक्स थ्रू द वर्टिकल फेसेस, थ्रू द वर्टिकल फेसेस, ये जो वर्टिकल फेसेस हैं इस तरह, तो वो क्या है, वर्टिकल फेसेस हमारे पास 4 है, लेकिन हर एक फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, एरिया वेक्टर भी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, और तमाम चारों के 4 फेसेस जो वर्टिकल है उसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ बनाता है 90 का एंगल। तो इसलिए ई ए cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0 के बराबर है। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो फ्लक्स थ्रू द वर्टिकल फेसेस। अच्छा, द फ्लक्स थ्रू द बॉटम फेस, इस फेस से, इस फेस में अगर आप देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ पैरेलल है, और ये सरफेस जो है एरिया वेक्टर इस तरह और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल, लेकिन ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो इसलिए इस बॉटम फेस में से मैक्सिमम फील्ड लाइंस गुजरते हैं, और ये है बॉटम फेस इज़ इक्वल टू ई ए cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर इस फेस का जो एरिया वेक्टर है ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के साथ। तो एंगल कितना बनाता है, 0। तो हमारे पास cos 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बॉटम फेस वो इक्वल हुई ई ए के। अब देखिए, फ्रॉम द गॉस लॉ, ये हमारे पास इक्वेशन 1 फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ पाई through the bottom face is equal to you can write total electric flux through the Gaussian surface, total ये हमारे पास इक्वल है Q by एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बट यहाँ पे अगर आप देखें तो इस गॉसियन सरफेस ने कितने चार्जेस इंक्लूड किए हैं, ये कितने चार्जेस हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा क्यू बाय ए। इससे क्यू कैलकुलेट कर दें, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। पुट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 2 इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 3 है। अब हम इक्वेशन 3 और 1 को कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 1 एंड 3 अगर हम कंपेयर कर दें तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए के साथ कैंसिल,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म हम इसको किस तरह लिखेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी यूनिट वेक्टर, इसी डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव प्लेट। ठीक है, इस इक्वेशन की तरफ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्लेट्स के सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हमेशा के लिए किसी भी कैपेसिटर की जब बात होती है तो इसका जो सेपरेशन होता है, मतलब प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये हमेशा के लिए प्लेट के साइज से कम होती है। अगर आपने इस डिस्टेंस को, यानी कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर आपने इस डिस्टेंस को इन प्लेट के साइज से बढ़ा दिया तो फिर नोट कीजिएगा कि यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अपोजिटली चार्ज प्लेट की कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए नोट कीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस यानी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस सेपरेशन का के लिए भी एक लिमिट है। ऐसा ना हो कि आप प्लेट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपने डिस्टेंस 5 मीटर रख दिया, तो कोई चार्ज यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसलिए D मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द प्लेट। क्लियर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि नोट कीजिएगा, अगर इस प्लेट की जगह हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस रख देते तो उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, उस केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये शीट के केस में। और प्लेट के केस में हमारे पास सिग्मा बाय 2 बाय ओनली एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हम इधर पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स oppositely charged plate is equal to 2 times of the electric field intensity between electric field intensity of the infinite sheet of charges। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल हो गई। क्लियर हुई बात। लेकिन एक और भी पॉइंट नोट कीजिएगा, एक पॉइंट और भी नोट कीजिएगा कि अगर आप किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्जेस दे दें और चार्जेस उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी। अगर ये प्लेट काफ़ी एक्सटेंड कर दें हम इस तरह, मतलब इनफाइनाइटली कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्जेस हम यूज़ कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल ही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, अगर चाहे इधर प्लेट हो अपोजिटली चार्ज या ना हो। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने सोचना है।